के बड़े डॉक्टर से सलाह ले सकेंगे लोग। मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा, गांव को बनाए उत्पादन का केंद्र। नवा रायपुर में आयोजित आईएएस कॉन्क्लेव में हुए शामिल। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर देश भर में हो रहा आयोजन। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और प्रदेश में खत्म हो रहा कोरोना। 25 जिलों में पिछले 24 घंटों में कोई भी नया मरीज नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के 4 वर्ष पूरे होने पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1 लाख केंद्रों पर ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सुविधा की शुरुआत की। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य और देखभाल केंद्र आने वाले दिनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाएंगे। देश में इस समय 1,17,000 से ज्यादा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ई संजीवनी सुविधा के माध्यम से आम नागरिक देश के बड़े डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि देशवासी स्वस्थ रहेंगे तभी राष्ट्र प्रगति करेगा। उन्होंने बताया कि 18 से 23 अप्रैल के बीच देश के प्रत्येक प्रखंड में स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को नए रायपुर में आयोजित आईएएस कॉन्क्लेव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी अपनी अपनी जगहों पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाएं सभी अच्छी होती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन भी बेहतर ढंग से होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि आप गांव में सारी सुविधाएं दीजिए ताकि वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और वही रोजगार का सृजन हो सके। गांव उत्पादन का केंद्र बने और शहर बिक्री का केंद्र बने। मुख्यमंत्री ने राज्य में निर्मित उत्पादों की अच्छी मार्केटिंग पर जोर देते हुए छत्तीसगढ़ में प्रचलित एक कहावत का उदाहरण देते हुए बताया कि बोलैया के जिल्लो बेचा जात है और नई बोलैया के चना घलो नहीं बेचात है। अर्थात जिन्हें व्यवसाय की कला आती है उनका छोटा सा सामान भी बिक जाता है और जो इस कला से अनभिज्ञ हैं वे अपना कीमती सामान भी नहीं बेच पाते हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि आईएएस अधिकारियों द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि को हमेशा सही सलाह दी जानी चाहिए। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों की कार्यप्रणाली के बारे में बेहतर समझ होती है। आईएएस एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष मनोज कुमार पिंगुआ ने कहा कि टीम भावना से कार्य करें और सकारात्मक ऊर्जा को राज्य की प्रगति में लगाएं। अधिकारी हैं उनके बीच में संवादहीनता की स्थिति ना रहे और सब एक टीम के रूप में काम करें। अगर आपस में मतभिन्नता रहेगी, मतभेद रहेगा तो उससे जो है जो राज्य की प्रगति है, योजनाओं की गति है, उसमें बुरा प्रभाव पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी जो आज हमारा मार्गदर्शन दिया उसमें ये खास करके जो नए बैचेज हैं उनके लिए बहुत उपयोगी था कि यहाँ की पुरानी समाज से जुड़ी हुई प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलती थी और संस्कृति में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और विकास का कार्य करते हुए हमें किन बातों की ओर ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में विस्तार पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आईएएस कॉन्क्लेव में आईएएस अधिकारियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में अधिकारियों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स, कलाकृतियां और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री हनुमान जन्मोत्सव पर लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भगवान हनुमान शक्ति, साहस और संयम का प्रतीक हैं। उन्होंने प्रार्थना की है कि पवन पुत्र की कृपा से हम सभी के जीवन में शक्ति, बुद्धिमत्ता और ज्ञान का संचार हो।
राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने आम जनता के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। उन्होंने कहा कि संकट मोचन हनुमान जी सभी विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। उनका जीवन हमें बुराइयों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने हनुमान जन्मोत्सव पर प्रदेशवासियों को शुभकामना देते हुए कहा कि कलयुग में कोई ईश्वर इस धरती पर है तो वे केवल परम राम भक्त श्री हनुमान जी ही हैं। वो हर समय अपने प्रभु श्री राम और माता जानकी की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। हनुमान जन्मोत्सव का पर्व आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए हनुमान मंदिर पहुंच रहे हैं। भिलाई के सेक्टर 9 स्थित ख्याति प्राप्त हनुमान मंदिर में भी सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए यहां पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहां आने से उन्हें अद्भुत शांति की अनुभूति होती है और मन की मुरादें भी पूरी होती हैं। भगवान जी के दर्शन करने आए हैं। यहाँ आकर बहुत मन को शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। बस इसी के लिए हम आए हैं। और ये भिलाई का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत फेमस है। पूरे भिलाई के लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, सब करने के लिए। साई कृष्णा है। आज हम लोग प्रातः 4 बजे से यहाँ आए हुए हैं। जो हनुमान जयंती का जो हनुमान जन्मोत्सव में जो पूजा अर्चना एवं अभिषेक में भाग लिया और इसके बाद मंदिर की व्यवस्था में लगे हुए हैं। और आज 2 साल से कोरोना की वजह से ये कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था और 2 साल बाद सभी जनता में और हम लोगों में हर्ष उल्लास है और 2 साल की कमी पूरी कर रही है और बड़ी कतार में और बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शनार्थी आए हुए हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं को शरबत और महाप्रसाद का भी वितरण किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दुर्ग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने बताया कि सभी त्योहारों का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसके लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। जो है पूरी तरह से त्योहारों का सप्ताह रहा है, चाहे वो गुड फ्राइडे हो, महावीर जयंती हो, अंबेडकर जयंती हो और आज हनुमान जयंती है। आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या और भीड़ को देखते हुए हम लोगों ने दुर्ग पुलिस ने व्यवस्था कर रखी है, ट्रैफिक और आदि व्यवस्था को बनाए रखा है और हम सब इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और उम्मीद करते हैं कि यह सप्ताह जो शांतिपूर्ण और अच्छे सुरक्षित तरीके से होगा। इधर राजधानी रायपुर के मंदिरों में धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। राजधानी के श्री सालासर बालाजी हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना कर आरती की गई। शाम को भजन संध्या और महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा। मंडी गेट पंडरी में मनोकामना पूर्ण सिद्ध हनुमान मंदिर में भी सुबह से भगवान हनुमान जी का अभिषेक कर पूजा अर्चना कर हवन और आरती की गई। मंदिर समिति के कार्यक्रम के आयोजनकर्ता नरेंद्र जंघेले ने बताया कि पूजा पाठ के बाद श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है। 5 बजे अभिषेक प्रारंभ हुई, जिससे अभी सभी भक्तों ने लाइन लगाया हुआ है और 10 बजे हवन होगा, 12 बजे महाभंडारा किया जाएगा। शाम को 7 बजे 1:15 से महाआरती किया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में हमारे भक्त लोग आएंगे और भक्तों को बहुत ज़्यादा यहाँ तांता लगा रहता है और बहुत ही सुंदर और अच्छी है और इसमें सभी का आस्था जुड़ा है। हनुमान जयंती में बहुत ज़्यादा माहौल यहाँ रहता है। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर प्रदेश भर में शोभा यात्रा के साथ महाभंडारे का आयोजन किया गया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 186 करोड़ 38 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 6,89,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इस दौरान 975 नए मामले सामने आए हैं। देश में इस समय 11,366 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। देश में अब तक कुल 83 करोड़ 14 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 3 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 1,743 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 3 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रदेश में वर्तमान पॉजिटिविटी दर 0.17% है। प्रदेश के 25 जिलों में पिछले 24 घंटों में कोरोना का कोई भी नया मरीज नहीं मिला है।
आयुष्मान भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ में रविवार से सभी हितग्राहियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने का काम शुरू होगा। इसके माध्यम से जरूरतमंद लोगों को योजना की सभी जानकारी देने के साथ ही उन्हें नया कार्ड बनाकर दिया जाएगा। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। इसमें राज्य का भी पूरा सहयोग रहता है। डॉक्टर श्रीकांत राजिमवाले ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के प्रचार प्रसार के लिए सभी जिलों में जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य मेले का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें सभी जिलों को इन्वॉल्व किया जा रहा है राज्य के, और विभिन्न प्रकार के प्रचार प्रसार के माध्यम जैसे माइकिंग है, वॉल राइटिंग है, और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से और जितने भी प्रचार प्रसार के अन्य माध्यम हैं जो संभव हो सकते हैं उनके माध्यम से इस योजना का संपूर्ण प्रचार प्रसार किया जा सके और किस प्रकार लाभ लिया जा सकता है योजना का, ऐसी जानकारी सर्वसामान्य तक पहुंच सके, ये सुनिश्चित किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को उपचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है। आजादी के लिए भारत का संघर्ष आधुनिक विश्व के महत्तम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं समाज सुधारक और राष्ट्रवादी कुंडुकुरी वीरेसलिंगम के बारे में। आज की कड़ी में हम समाज सुधारक और राष्ट्रवादी कंडुकुरी वीरेसलिंगम को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 16 अप्रैल 1848 को आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री में हुआ था। उन्हें तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन का जनक माना जाता है। वे दक्षिण भारत के आरंभिक समाज सुधारकों में शामिल थे, जिन्होंने महिला शिक्षा और विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया। वीरेसलिंगम 3 भाषाओं तेलुगु, संस्कृत और अंग्रेजी के विद्वान थे। उन्होंने राजशेखर चरित्रमु लिखा, जो तेलुगु भाषा में प्रथम उपन्यास माना जाता है। उन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए व्यापक रूप से साहित्य रचना की। उनका लेखन मुख्य रूप से तत्कालीन अनैतिकता, अंधविश्वास, दोहरे मानदंडों और समाज की विसंगतियों पर करारा व्यंग्य है। वीरेसलिंगम ने आरंभिक काल के दौरान महिलाओं को दिए गए महत्व को चित्रित करने के लिए प्राचीन शास्त्रों का उपयोग किया। उन्होंने घोषित किया कि भारत केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसकी महिलाओं की प्रगति होगी। उन्होंने बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल खोले। वीरेसलिंगम ने 11 दिसंबर 1881 को आंध्र प्रदेश का पहला विधवा पुनर्विवाह कराया। समाज के अत्यधिक विरोध के बावजूद वीरेसलिंगम ने अपने जीवन में लगभग 40 विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह में सहायता की। उन्होंने विभिन्न पत्रिकाएं और जर्नल्स प्रकाशित किए, जिनमें वो महिलाओं के हितों और शिक्षा पर बल देते थे। उन्होंने 1887 में राजामुंद्री में ब्रह्म मंदिर की शुरुआत की। वीरेसलिंगम उन लोगों में शामिल थे जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल हुए थे। 27 मई 1919 को उनका निधन हो गया। अंत समय तक वे समाज की बेहतरी के लिए कार्य करते रहे। महान भारतीय को हमारा नमन। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सुविधा की शुरुआत। अब देश के बड़े डॉक्टर से सलाह ले सकेंगे लोग। मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा, गांव को बनाएं उत्पादन का केंद्र। नवा रायपुर में आयोजित आईएएस कॉन्क्लेव में हुए शामिल। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर देश भर में हो रहा आयोजन। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और प्रदेश में खत्म हो रहा कोरोना। 25 जिलों में पिछले 24 घंटों में कोई भी नया मरीज नहीं मिला। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।